हाँ जी, चलिए लास्ट क्लास से आगे बढ़ते हैं। सो हमने हमारी लास्ट क्लास में क्या टॉपिक पढ़ा था? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? इनकम टैक्स एक्ट अपन ने स्टार्ट किया था। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अपन ने देखिए क्या देखा था। हमने पढ़ा था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमें यहाँ पर पढ़ना होगा। इनकम टैक्स के अंदर टोटल 298 सेक्शंस इस एक्ट के अंदर होने वाले हैं। सेक्शन 1 हमने पढ़ा कि इस एक्ट का नाम क्या होगा, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होगा और कब से एप्लीकेबल होगा, ये पढ़ा। फिर जो मेन सेक्शन है दैट इज सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या कर रखा है? डेफिनेशंस दे रखी है भाई। सेक्शन 2 में सबसे पहले हमने क्लोज 7 पढ़ा, 2 क्लोज 7, जिसमें असेसी की डेफिनेशन दी हुई थी। वहां पर बताया गया था कि असेसी मीन्स अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, फाइल रिटर्न और एनी अदर सम अंडर दिस एक्ट। उसके बाद में हमने सेक्शन 2 क्लोज 9 पढ़ा। हाँ जी, ऑनलाइन में गुड मॉर्निंग सभी को। उसके बाद में हमने सेक्शन 2 क्लोज 9 पढ़ा और सेक्शन 3 पढ़ा। ये दोनों सेक्शन हमने एक साथ में पढ़े। सेक्शन 2 क्लोज 9 जो है वो असेसमेंट ईयर का है, वहीं सेक्शन 3 जो था वो प्रीवियस ईयर का था। वहां पर अगर हम एक्ट की डेफिनेशन देखें तो असेसमेंट ईयर में बोला गया है इट इज जस्ट प्रीसीडिंग ईयर ऑफ जस्ट सब्सिक्वेंट ईयर ऑफ प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर में बोला गया जस्ट प्रीसीडिंग ईयर ऑफ असेसमेंट ईयर। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कि प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिसमें इनकम अर्न करी जाती है, और वहीं असेसमेंट ईयर वो होता है जिसमें इनकम को असेस करके टैक्स पे कर दिया जाता है। फिर हमने देखा था एग्जाम के अकॉर्डिंग कौन सा हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। फिर हमने देखा कि असेसमेंट ईयर ऑलवेज 12 मंथ्स का होता है, वहीं प्रीवियस ईयर जनरली 12 मंथ्स का होता है, बट इट मे बी लेस देन 12 मंथ्स। कब हो सकता है? जब बिजनेस ईयर के बीच में स्टार्ट हो रहा हो, मतलब आपका जो अर्निंग सोर्स है वो एग्जिस्टेंस में ही साल के बीच में आया हो, तो उसमें ये पॉसिबिलिटी होती है। तो यहां तक की बात अपन ने कर ली थी। इसके बाद में हमने सेक्शन 4 पढ़ा था। वो क्या है? चार्जिंग सेक्शन है। वो क्या बोलता है? द पर्सन हु अर्न्स इनकम विल पे इनकम टैक्स। जो भी पर्सन इनकम कमाएगा इनकम टैक्स देगा। तो हमें ये तो बात समझ में आ गई, इनकम पर टैक्स देना है, किसे देना है? पर्सन को देना है। तो फिर हम ढूंढने निकले पर्सन का मतलब। हम पहुंचे सेक्शन 2 क्लोज 31 के अंदर। वहां पर डिफाइन कर रखा था पर्सन को। पर्सन की डेफिनेशन में टोटल 7 पर्सनैलिटीज इंक्लूड होती है। उसके अंदर अगर हम पहली पर्सनैलिटी देखें तो वो थी इंडिविजुअल ह्यूमन बींग। सेकंड पर्सनैलिटी है एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जब फैमिली मेंबर्स मिलकर के एक साथ काम करते हैं तो उस बिजनेस फॉर्म को एचयूएफ बोला जाता था। उसके बाद हमारी तीसरी बिजनेस फॉर्म थी पार्टनरशिप फॉर्म और एलएलपी। पार्टनरशिप फॉर्म में दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स होते हैं, एक साथ मिलकर के काम करते हैं, और रजिस्टर्ड होने चाहिए, ये भी कंडीशन वहां पर बताई गई थी। एलएलपी का मतलब था लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। हमने देखा था इसका क्या मीनिंग है और ये कैसे एग्जिस्टेंस में आई। एलएलपी का 2008 के अंदर जाकर के एक्ट आया था। एलएलपी में कुछ फर्म के फीचर, कुछ कंपनी के फीचर हुआ करते थे। फोर्थ पर्सनैलिटी हमने देखी थी कंपनी की। कंपनी के अंदर हमने दो पार्ट में उसे डिवाइड किया था। एक कौन सी होती है? इंडियन या डोमेस्टिक कंपनी होती है। एक क्या होती है? फॉरेन कंपनी होती है। यहां तक हमने पढ़ लिया था, अपन इससे आगे बढ़ेंगे और फिफ्थ पर्सनैलिटी हमारी पर्सन की डेफिनेशन में उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है बीयूआई एओपी। बीओआई का मतलब जानते हैं? बीओआई का अगर फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म तो होती है इसकी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। और अगर एओपी की फुल फॉर्म देखें तो वो होती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब ये होते क्या है देखिए। लेट सपोज करिए कि ये कोई दो इंडिविजुअल्स हैं, एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। जैसे आपने जॉइंट वेंचर का नाम सुना होगा। जॉइंट वेंचर में क्या होते हैं? दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं। तो जॉइंट वेंचर टेम्पररी टाइम के लिए होता है, ज्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता है। तो ये वही अपने आप में मान लीजिए जॉइंट वेंचर है। जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स एक साथ मिलकर के काम करें और वो खुद को रजिस्टर नहीं कराए,
एज पार्टनरशिप, वो खुद को रजिस्टर नहीं करा रहे हैं, तो उनको बोलते हैं बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल्स, ओनली इंडिविजुअल्स ही हो सकते हैं, इंडिविजुअल के अलावा कोई नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। इंडिविजुअल्स मिलकर के क्या बना सकते हैं भाई, या तो वो अनरजिस्टर्ड होंगे तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहलाएंगे, और रजिस्टर करा लेंगे तो क्या बन जाएंगे, पार्टनरशिप फॉर्म बन जाएंगे। तो इंडिविजुअल्स अकेला है तो वो इंडिविजुअल है, साथ में मिल गए तो या तो वो बीओआई हो सकते हैं या फिर वो एओपी हो सकते, या फिर पार्टनरशिप फर्म हो सकते हैं। तो बीओआई कब होंगे, बीओआई बोल सकते हैं अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म है एक तरीके से, और रजिस्टर्ड होते ही वो क्या बन जाते हैं, पार्टनरशिप फर्म बन जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ है एओपी। एओपी का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब इसका मतलब क्या है भाई, कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन का मीनिंग, जैसे मान लीजिए ये कोई एक इंडिविजुअल है मिस्टर ए, और ये कंपनी है एक्स लिमिटेड। मिस्टर ए और एक्स लिमिटेड एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, ये क्या है, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसमें इंडिविजुअल्स नहीं है बल्कि कौन है, पर्सन से एक साथ में। इसी तरीके से मान लीजिए एक फर्म है और एक एचयूएफ है, ये भी क्या है, एओपी है। क्या इंडिविजुअल इंडिविजुअल मिलकर के एओपी बना सकते हैं, सिर्फ इंडिविजुअल मिलके या तो बीओआई बनाएंगे या पार्टनरशिप फॉर्म बनाए। बट इंडिविजुअल्स के कॉम्बिनेशन के अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन बन जाए, सारे कॉम्बिनेशन एओपी कहलाते हैं। फिर एक इंडिविजुअल एक एचयूएफ मिल गई, एक फर्म और इंडिविजुअल मिल गया, एक फर्म और कंपनी मिल गई, एक कंपनी और एचयूएफ मिल गई, कोई भी मिल गया इंडिविजुअल्स के अलावा, तो वो क्या हो जाती है, फिर एओपी हो जाती है। इनके बारे में हम नोट करते हैं कि मीनिंग क्या है, बीओआई का मीनिंग क्या है और एओपी का मीनिंग क्या है, इसके बारे में। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, व्हेन टू और मोर individuals work together but they did not register themselves as partnership firm। तो जब दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल एक साथ मिलकर के काम करें, लेकिन उन्होंने खुद को एज पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं कराया है। ये तो हो गया बीओआई का मतलब, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या हो गया। ये एक मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, ये दोनों मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं, बीओआई बनाएंगे, और इन्होंने खुद को एज पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं कराया है। अब उसके बाद में अगला पार्ट है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। व्हेन टू और मोर पर्सन्स वर्क टुगेदर, दो या दो से ज्यादा पर्सन्स एक साथ मिलकर के काम करें।
एग्जाम्पल, इंडिविजुअल प्लस एच प्लस फर्म, फर्म प्लस फर्म, फर्म प्लस कंपनी, एच प्लस कंपनी। ये कोई सा भी कॉम्बिनेशन बना ले, ये सब क्या है? पर्सन्स। तो ये होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो सभी को क्लियर है बीओआई और एओपी क्या होते हैं? आगे जाकर के इनकी टैक्स निकालना भी हम सीखेंगे, बीओआई एओपी का कैसे टैक्स निकलता है। जितने भी पर्सन पढ़ रहे हैं उन उतने तरीके होंगे टैक्स निकालने का, उन सबके लिए टैक्स रेट देखनी है अपने को, कैसे निकलेगा सब कुछ वहां पर देखना हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला पर्सन, नेक्स्ट सिक्स्थ, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या है भाई? लोकल अथॉरिटी मतलब नगर निगम और पंचायत। ये जो भी लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है, नगर परिषद भी आ सकता है इसमें। तो ये जो लोकल लेवल के सिटी लेवल की अथॉरिटीज होती है, वो भी जो है यहाँ पर पर्सन है। नगर निगम इनकम कमाएगा तो उसे भी टैक्स देना पड़ेगा भाई। नगर निगम को भी अपनी इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। तो इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देखते हैं। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एजेपी। अब ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको डालने से भगवान के ऊपर भी टैक्स लग गया। मतलब लोग ढूंढे कि भाई भगवान है कहाँ रे तू, तो यहां मिल जाएंगे भगवान, क्योंकि भाई इन्होंने यहाँ टैक्स लगाया है तो यहाँ भगवान मिल सकते हैं। भगवान पे टैक्स कैसे लगाया भाई? पहली बात तो ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब क्या है, देखिए इसमें दो पार्ट है। एक आर्टिफिशियल पर्सन है और एक जुडिशियल पर्सन है, दो चीजों से मिलकर के ये बना हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन? इसमें काफी सारे नाम हैं, जिसमें टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इनका भी नाम है। इनके ऊपर टैक्स क्यों लगाया गया भाई? कारण क्या होगा? देखो अभी इसको समझते हैं। ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोटू सेठ। मोटू सेठ के पास में बहुत सारा ब्लैक मनी है, काला धन पड़ा है इसके पास में। इसने क्या करा कि अरे काले धन को व्हाइट बनाते हैं। तो इस व्यक्ति ने
एक मंदिर खोला भाई। ये टेम्पल इस व्यक्ति ने खोला और यहां पर एक दान पात्र रख दिया। और लोग आते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं, दान पात्र में पैसा डाल करके जाते हैं। एक दिन काली अंधेरी रात थी, अमावस की रात में मोटू सेठ अपने घर से निकलता है। रात भी काली है, पैसे भी काले हैं। तो इन काली चीजों को लेकर के ये निकलता है और जाता है और ये पैसा डाल देता है दान पात्र में। जो ब्लैक मनी थी उसको इसने डाल दिया दान पात्र के अंदर और वहीं बैठा रहा चुपचाप से, जा भी नहीं सकता, कोई ले जाए कर जाए। और सुबह लोगों के सामने इस दान पात्र को खोलता है, बोलता है प्रभु की जय हो, प्रभु की जय हो। कोई गुप्त दान करके गया है यहाँ पर और इतना धन प्रभु ने कृपा बरसाई है। और ये जो दान पात्र में धन था उसने ले लिया, बोला मंदिर हमारा, हम सेवक है प्रभु के, हम ध्यान रखेंगे इस पैसे का। और इनकम टैक्स वाले आते हैं, बोलते भाई साहब टैक्स दो। बोला टैक्स कहाँ दे, हमने थोड़ी कमाए पैसे। पैसे किसने कमाए, भगवान ने कमाए। बोले ले लो इनसे। बोले भगवान से टैक्स कैसे लेंगे यार। तो फिर बोला गया कि यार ये ऐसे तो क्या करा इसने, अपना ब्लैक मनी वाइट भी कर लिया, पैसे की कमाई भी हो गई और टैक्स भी नहीं देगा ये तो। ऐसे सारे लोग फिर ऐसे ही कर लेंगे। फिर लोग पैसा कमाएंगे, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च ओपन करेंगे, वहां पर पैसा रखेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे और बोलेंगे ये भगवान से टैक्स ले लो। तो कैसे पॉसिबल है। तो इसीलिए क्या किया गया, ये पॉइंट डाला गया और उसमें बोला गया कि टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब भी इसमें कवर्ड है और इनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। अब टैक्स देगा कौन, जो व्यक्ति उस पैसे को मेंटेन कर रहा है, ले रहा है। जैसे आप देखें तो भारत में जितने भी बड़े मंदिर है, तिरुपति बालाजी ट्रस्ट, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, खाटू श्याम जी ट्रस्ट, तो इन सबकी एक ट्रस्ट बनी हुई है। वो सारा पैसा कौन लेती है, वो ट्रस्ट लेती है और उनको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। उनकी इनकम कैसे निकलती है, टैक्स कैसे देते हैं, ये सब आप फाइनल में पढ़ोगे सेक्शन 12 में। और 11 के अंदर इसका सारा बता रखा है, इनकम टैक्स में चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट का असेसमेंट कैसे होता है, वहां पर हम इस बात को पढ़ेंगे। और काफी कम टैक्स लगता है इनका और लगने के चांसेस भी कम होते हैं, इस तरीके से बात है। तो इसीलिए क्या किया गया कि अब ये ब्लैक मनी जो था ये व्हाइट मनी बन जाएगा और ये टैक्स दिए बिना ही निकल जाएगा भाई। तो इसीलिए बोला टेम्पल को भी कवर करेंगे भाई, नहीं तो ऐसे लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब ये जो एजेपी है इसको दो पार्ट में बांटा गया है भाई। इसके अंदर एक पार्ट तो आर्टिफिशियल पर्सन का है, एक पार्ट इसमें जुडिशियल पर्सन का है। एक आर्टिफिशियल पर्सन और एक है जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर कौन कौन आएंगे भाई। आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च, गुरुद्वारा, डीटीज। डीटीज मतलब मूर्तियां, कि भगवान की मूर्ति पे चढ़ावा आया है तो बोला उस पे भी टैक्स लगेगा। मंदिर में गए, बोले श्री कृष्ण जी का चढ़ावा आया, बोले टैक्स ले लो इनसे। बोला नहीं, जो मेंटेन कर रहा है, जो ले रहा है टैक्स, उसको देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटीज, और जो भी ट्रस्ट वगैरह होती है वो भी इसमें आते हैं।
जो भी एनजीओ वगैरह होते हैं वो भी इसमें आ जाए, मतलब जितने भी लोग बच गए अब सब इसमें आते हैं, ये सब इसके अंदर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो एक नाम और दिया गया है जुडिशियल पर्सन का। जुडिशियल पर्सन का एग्जाम्पल हम देखें तो इसमें आता है लिक्विडेटर। लिक्विडेटर क्या होता है, देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं। लेट्स से कि ये एक कंपनी है, ये कंपनी है वीडियोकॉन। वीडियोकॉन कंपनी का नाम सुना आपने? अब कहां पर है? बंद हो गई अभी ये कंपनी। ठीक है, इसमें फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया एक, जिसमें नाम आया था चंदा कोचर का। चंदा कोचर का नाम सुना आपने? आईसीआईसीआई बैंक की जो पहले मैनेजर थी, मतलब टॉप मोस्ट सीईओ थी, वो सीएम में भी है। तो 5,000 करोड़ का लगभग का घोटाला हुआ था, जिसके बाद में इस पर कार्रवाई हुई और ये कंपनी बंद की प्रोसेस में है। अब ये कंपनी बंद कैसे होगी? तो इस कंपनी की सारी असेट सेल करी जाएगी। असेट सेल करके फिर जो पैसा आएगा उससे लाइबिलिटीज का पेमेंट कर दिया जाएगा भाई। अब ये असेट सेल करना अपने आप में एक इनकम हुई। इस इनकम पर टैक्स कौन देगा, क्योंकि अब तो कोई बचा ही नहीं है भाई, डायरेक्टर वायरेक्टर सब चले गए। तो क्या होता है कि ये सारी प्रोसेस, असेट सेल करने का, लाइबिलिटी पेमेंट करने का, ये काम कौन करता है? ये लिक्विडेटर। और ये जो प्रोसेस होती है इसको लिक्विडेशन की प्रोसेस बोलते हैं। तो जो व्यक्ति ये लिक्विडेशन की प्रोसेस करता है उसे लिक्विडेटर बोलते हैं। अब इस लिक्विडेटर क्या अपनी मर्जी से आके हो जाएगा क्या अपॉइंट कि इस कंपनी को हम बंद करेंगे? ऐसा नहीं है। लिक्विडेटर को कौन अपॉइंट करता है? कोर्ट, मतलब जुडिशियरी सिस्टम, न्यायिक व्यवस्था। क्योंकि इसको जुडिशियरी सिस्टम अपॉइंट करता है इसलिए इसका नाम हो गया जुडिशियल पर्सन। तो ये जुडिशियल पर्सन इस तरीके से बना है। तो एक पार्ट तो हो गया आर्टिफिशियल पर्सन और एक पार्ट हो गया इसके अंदर जुडिशियल पर्सन। तो ये टोटल मिलाकर के हमारी 7 पर्सनैलिटीज जो है बनती है। सबसे पहले अगर अपन शुरुआत करें तो हमने इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद में एचयूएफ के बारे में पढ़ा, देन फर्म एलएलपी के बारे में पढ़ा, फोर्थ कंपनी के बारे में पढ़ा, फिफ्थ बीओआई और एओपी के बारे में पढ़ा, सिक्स्थ अपन ने लोकल अथॉरिटी पढ़ी और सेवंथ हमने पढ़ा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ऐसा करके टोटल कितनी पर्सनैलिटीज हो चुकी है? 7 पर्सनैलिटीज हो चुकी है पर्सन की डेफिनेशन के अंदर, अगर हम देखें तो। तो अब अपन इन शॉर्ट पर्सन की डेफिनेशन को देखने जा रहे हैं कि कौन कौन सी पर्सनैलिटी पर्सन की डेफिनेशन में आई थी। सबसे पहले हम देखें तो इंडिविजुअल, उसके बाद में जो अगली पर्सनैलिटी है एचयूएफ, थर्ड जो पर्सनैलिटी है वो हमने पढ़ी फर्म एलएलपी, उसके बाद में जो फोर्थ पर्सनैलिटी है वो हमने पढ़ी कंपनी, फिफ्थ पर्सनैलिटी आ जाती है बीओआई एंड एओपी, सिक्स्थ पर्सनैलिटी आती है हमारी लोकल अथॉरिटी। तो आपको इसी तरीके से इसे नोट कर लेना है इन शॉर्ट। अब जब एग्जाम टाइम में अपन पढ़ेंगे तो अपने को यही पढ़ना है, यहीं से हमको सब कुछ याद आ जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो ये टोटल 7 पर्सनैलिटीज है
जो कि एक पर्सन की डेफिनेशन में आती है। हाँ जी, ऑनलाइन में सभी बच्चों को क्लियर है, फटाफट से बताइएगा। हो गया नोट सभी का? तो यहाँ पर अपनी पर्सन की डेफिनेशन, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी जो है खत्म होती है, और सेक्शन 2 का जो मेन मेन कंटेंट है वो भी अपना यहाँ पे खत्म होता है। अभी तक हमने सेक्शन 4 इससे पहले पढ़ा था, जो कि बोलता था द पर्सन हु अर्न्स इनकम विल पे इनकम टैक्स। फिर इसी वजह से हमने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी थी। अभी अपन आगे बढ़ रहे हैं और अब एक और बात के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टैक्स कौन सी इनकम पर लगता है? ये क्वेश्चन है अपना अगला। पहले बताया मैंने आपको, कौन सी इनकम पे लगता है बताओ। अच्छा, अपना मेन काम क्या होना है, टैक्स निकालना या इनकम निकालना? इनकम निकालना अपना मेन काम होने वाला है। और टैक्स इनकम के ऊपर लगता है, ये तो हमें पता ही है। लेकिन कौन सी इनकम पर लगता है? टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगता है। तो हम यूं कह सकते हैं टैक्स टैक्सेबल इनकम पर लगता है। लेकिन क्या हमारे पास में कोई भी क्लाइंट आए या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो क्या टैक्सेबल इनकम दे रखी होगी निकाल? वो जो इनकम देंगे वो कौन सी होगी? जो आपके पास में कल को कोई क्लाइंट आया रिटर्न भरवाने, वो बोल रहा है कि मेरे मैंने इतनी इतनी इनकम कमाई है, वो कौन सी इनकम है उसकी? वो उसकी एक्चुअल इनकम है भाई। अभी एक्चुअल इनकम बताएगा आपको क्लाइंट। हमें करना क्या होगा कि ये जो एक्चुअल इनकम है, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा कैलकुलेशंस करके टैक्सेबल इनकम के अंदर। अब सर ये एक्चुअल इनकम से टैक्सेबल इनकम में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें टैक्सेबल इनकम मिलेगी, देन उसके ऊपर अपन क्या लगाएंगे, टैक्स। बट ये कन्वर्जन कैसे होगा? सवाल आया कि ये कन्वर्जन किस तरीके से होगा, हम ये कन्वर्ट कैसे करेंगे इनकम को। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये कन्वर्जन कैसे होगा, इसके लिए बनाए गए हेड्स ऑफ इनकम। तो ये हमें जानने को मिलेगा सेक्शन 14 में। तो एक्चुअल इनकम से टैक्सेबल इनकम में अगर कन्वर्जन करना है तो हमें क्या आनी चाहिए, हेड्स ऑफ इनकम। अब इस हेड्स ऑफ इनकम में क्या किया गया है, दुनिया में जितनी भी इनकम्स होती है उनको किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, किस तरीके से एक्चुअल इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करना है, ये सारी की सारी बात बताई गई है हेड्स ऑफ इनकम के अंदर। तो अब अपन इसी को पढ़ने वाले हैं। अब अपन सेक्शन 14 की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अपन पढ़ेंगे सेक्शन 14, हेड्स ऑफ इनकम, जिससे हमें यह पता चलेगा कि सर ये एक्चुअल इनकम को टैक्सेबल इनकम में कैसे कन्वर्ट करते हैं,
ये डिटेल में जो पूरा कोर्स है उसमें हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे। तो जो अब अपना अगला सेक्शन होने वाला है, इट इज हेड्स ऑफ इनकम सेक्शन 14। तो ये क्यों पढ़ रहे हैं सभी को पता चल गया। सेक्शन 14 पढ़ने की जरूरत क्या है। तो जो भी इनकम दुनिया में होती है उनको टैक्सेबल इनकम में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके लिए हमको हेड्स ऑफ इनकम पढ़ने पड़ेंगे। जब हम हेड्स ऑफ इनकम पढ़ेंगे तभी हम इसको कन्वर्जन को सीख पाएंगे। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टोटल 5 हेड बनाए गए हैं, मेजर हेड अपन बोल सकते हैं। 5 हेड के अंदर बताया गया है कि कैसे आपको टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है। अब ये 5 हेड अलग अलग कैटेगरी की इनकम पर टैक्स लगाते। अच्छा, इनकम कमाने के कितने तरीके हैं बताओ दुनिया में, कितने तरीके से इनकम अर्न करी जा सकती है। 1 2 3 5 10 100 या अनलिमिटेड। अनलिमिटेड तरीके हैं इनकम कमाने। मान लो किसी व्यक्ति की मेडिकल की शॉप है, तो वो जो मेडिकल की शॉप है वो क्या है, उसका सोर्स ऑफ इनकम है। मान लो कोई व्यक्ति जॉब करता है, तो जॉब उसके लिए क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। तो सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो तो क्या है, अनलिमिटेड है। क्या हर एक इनकम के लिए अलग रूल बनाए क्या इनकम टैक्स में, कि मेडिकल की ऐसे निकलेगी, जनरल स्टोर की ऐसे निकलेगी, जॉब वालों की ऐसे निकलेगी। अगर हर एक इनकम के लिए बनाने बैठे तो इतने तरीके हो जाएंगे कि वो कभी खत्म ही ना हो और इंसान याद ही नहीं रख पाएगा। तो इसीलिए दुनिया की जितनी भी इनकम्स होती है उन सारे सोर्सेज को किस में कवर कर दिया गया है, 5 हेड के अंदर। दुनिया की कोई भी इनकम हो, इन 5 हेड में से ही किसी ना किसी हेड में आकर के फॉल करेगी, और ये हेड फिर बताता है कि आपको उस इनकम को कैसे कैलकुलेट करना होगा। तो इसीलिए हेड्स ऑफ इनकम जो है वो 5 है, बट सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, अनलिमिटेड है। उसकी भी अपन देखेंगे कि सोर्सेज और हेड्स में क्या डिफरेंस है। तो देयर आर टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम। पहले हेड की मैं बात करूं तो अपना जो पहला हेड है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। ये हेड हमें बताएगा सैलरीड क्लास लोग, जितने भी लोग जॉब करते हैं, उनकी टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगी, वो इस हेड के अंदर बताया जाए। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 15 से लेकर के 17 इसके साथ में डील करता है। और ये एक टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। सेक्शन तो आपको 2 3 ही दिख रहे हैं, बट ये एक बड़ा चैप्टर होता है आसान लेकिन बड़ा चैप्टर होता है। तो जितने भी सैलरीड क्लास लोग हैं वो यहाँ पर टैक्स कैसे देते हैं उनके लिए है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और लिख देते हैं, ये किनके लोगों के लिए है, सैलरीड क्लास पर्सन्स की इनकम कैसे निकलेगी। इसके लिए है भाई। ये पहला हेड है हमारा। सेकंड हेड की अगर मैं बात करूं तो वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 22 से लेकर के 27 इसके साथ में डील करे। और जो रेंटल नेचर की इनकम होती है उनकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी, इसके बारे में ये बात बताया। ये सैलरीड क्लास लोगों के लिए बता रहा। ये रेंट से जो इनकम कमाते हैं लोग, जो अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देकर के इनकम अर्न करी जाती है, उनकी कैलकुलेशंस कैसे होगी वो इस हेड के अंदर आएगी। ये सेकंड हेड हो गया अपना। थर्ड हेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन।
इसको शॉर्ट में हम पीजीबीपी भी कहेंगे भाई, शॉर्ट में इसे पीजीबीपी के नाम से भी जाना जाता है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 28 टू 44 इसके साथ में डील करता है, डी तक। ये हेड क्या बताता है? हाउ इनकम ऑफ बिजनेसमैन, जैसे अंबानी, अडानी, इनकी इनकम कैसे निकलती। एंड इसी के साथ साथ में इनकम ऑफ प्रोफेशनल्स, सीएमए, सीए, सीएस, एक्टर, सिंगर, डांसर, क्रिकेटर, जो भी प्रोफेशनल्स है, एडवोकेट्स, विल बी कैलकुलेटेड। ये अपना थर्ड हेड हो गया है। फोर्थ हेड, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ऊपर वाले हेड में सीएमए, सीए, सीएस, एक्टर, सिंगर, डांसर, मान लो विराट कोहली की इनकम निकालनी है भाई, वो कैसे निकलेगी? ये पीजीबीपी हेड में निकलेगी उसकी इनकम। कोई एक्टर की निकालनी है, ठीक है, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, जो भी सारे जितने भी एक्टर, उन सबके इसी हेड के अंदर जाकर के इनकम निकलती है, वो प्रोफेशनल माने जाते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 45 से लेकर के 55A इसके साथ में डील करे। और ये हेड क्या करेगा? दिस हेड चार्जेस टैक्स ऑन कैपिटल नेचर रिसिप्ट्स लाइक सेल ऑफ प्रॉपर्टी, शेयर्स, एक्सेट्रा। किसी ने प्रॉपर्टी बेची, शेयर्स बेचे, तो वो इस हेड के अंदर आएंगे, फोर्थ जो अपना हेड है। फिफ्थ हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 56 टू 59 इसके साथ में डील करता है। जो इनकम यहां नहीं आई, जिसका कोई नहीं होता, उसका अदर सोर्स होता है। हर इनकम के लिए हारे का सहारा, अदर सोर्स हमारा। तो जो इनकम कहीं नहीं आएगी वो यहां पर आएगी अदर सोर्सेज के अंदर। जिस इनकम को कोई नहीं अपनाता उसको अदर सोर्स अपनाता है कि भाई तुम मेरे पास में आ जाओ। तो इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल,
अंडर एनी अदर हेड, लाइक इंटरेस्ट की इनकम हुई बैंक में पैसा डिपॉजिट कराने पे, डिविडेंड मिला शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पे। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग इनकम है, गिफ्ट मिला आपको, इन सब पे टैक्स कैसे। तो ये इस हेड में हेड नंबर 5 के अंदर आता है। तो ये अपने 5 हेड है जो हमको पढ़ने हैं। यही मान लो ये सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस है अपना डायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स का 80 to 90% कंटेंट इन्हीं 5 हेड में होता है। तो ये 5 हेड हमने पढ़ लिए, तो एक तरीके से हमारा अप्रॉक्स कोर्स खत्म हो गया। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ज्यादा नहीं है अपने, ये 5 ही चैप्टर पढ़ने हैं, और चैप्टर बड़े बड़े हैं, कोई भी छोटे छोटे चैप्टर नहीं है इसके अंदर। एक अदर सोर्स जरूर थोड़ा छोटा है, बाकी सब जो है बड़े बड़े चैप्टर है। 10 क्लास से कम का तो कोई भी नहीं है, और ज्यादा का ही होगा बल्कि। तो ये नोट कर लिया सभी ने? हाँ जी, ऑनलाइन में बताइए बेटा फटाफट से, क्या आपने नोट कर लिया यहाँ तक का सारा सब कुछ? चलिए, ये 5 हेड्स हमारे हो गए कि 5 हेड हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। अब यहां पर हमने एक टॉपिक देखा था, हेड्स ऑफ इनकम एंड सोर्सेज ऑफ इनकम। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो अपन देखते हैं। हेड्स ऑफ इनकम और सोर्सेज ऑफ इनकम के बीच का डिफरेंस। तो यहां पर टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है। दूसरी तरफ है सोर्सेज ऑफ इनकम। सोर्सेज ऑफ इनकम अनलिमिटेड है। सेकंड पॉइंट, heads of income are made to calculate taxable income of sources of income। जो भी सोर्सेज है उनकी टैक्सेबल इनकम कैसे निकलेगी इसलिए बनाए गए। और सोर्सेज जाके किसमें टैक्सेबल होते हैं? हेड्स ऑफ इनकम। सोर्सेज ऑफ इनकम आर टैक्सेबल अंडर हेड्स ऑफ इनकम।
इसके एग्जाम्पल अभी अपन ऊपर देख भी चुके हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें मेडिकल स्टोर, जॉब, एक्टिंग, सिंगिंग, टीचिंग, ये सब सोर्सेज है। तो ये हेड्स ऑफ इनकम और सोर्सेज ऑफ इनकम के बीच का डिफरेंस था। हमें हेड्स ऑफ इनकम पढ़ने हैं, जितने भी कमाने के सोर्स है उन सब पे टैक्स लगाने के लिए ही हेड्स ऑफ इनकम बनाए गए हैं। दुनिया की कोई भी इनकम हो, इन्हीं पांचों हेड में से किसी ना किसी में आएगी, क्योंकि पांचवा हेड ऐसा है कि जो किसी में नहीं आएगा वो इसमें आ जाएगा। इसलिए हर इनकम कहीं ना कहीं इन्हीं हेड्स के अंदर आकर के जो है टैक्सेबल होती है। हाँ जी, ऑनलाइन में ये बात सभी को क्लियर है यहाँ तक कि बेटा फटाफट से बताइएगा यस और नो। इससे आगे अपन बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज हम करेंगे इतना ही। थैंक यू वेरी मच।